एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को खेलता हुआ दिखाया जाता है और साथ ही ये बताया जाता है शुरुआत से कोई भी बुरा नहीं होता। जिसके बाद हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम गैलेड्रियल है। गैलेड्रियल एक कागज का नाव बनाती है और उसे नदी में बहा देती है। तभी वहाँ पर खड़े सभी बच्चे बोलते हैं, कागज का नाव नदी में कैसे तैरेगा? लेकिन गैलेड्रियल यकीन के साथ बोलती है, जरूर तैरेगा। और फिर वो नाव पानी में चलने लगता है। तभी वो बच्चे नाव पर पत्थर फेंक देते हैं जिससे नाव डूब जाती है। तब गैलेड्रियल को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने लगती है। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है जिसका नाम फिनरॉड होता है और वो अपनी बहन को रोता है। फिनरॉड अपनी बहन से एक सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें पता है नाव तैरती क्यों है जबकि पत्थर डूब जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्थर सिर्फ गिरना जानता है और नाव ऊपर के उजाले को देखता है। गैलेड्रियल पूछती है, कभी कभी लहरों की चमक और आसमान की रोशनी बिल्कुल एक लगती है, तो इनमें से कौन सही है कौन गलत? जिसका जवाब फिनरॉड अपनी बहन के कान में बताता है। तब गैलेड्रियल बोलती है कि वो ये सब अकेले कैसे करेगी। तब उसका भाई बोलता है कि तुम्हें ये रास्ता खुद चुनना होगा। तब गैलेड्रियल यह बताती है कि उनका दुश्मन वारगोथ उनकी दुनिया से रोशनी छीनने आया था। तब सभी एल्स ने मिलकर उसका विरोध किया और उन्होंने अपना घर वेलनोर छोड़ दिया और मिडिल अर्थ पर चले गए, जो अजीबो गरीब जीवों से भरी हुई थी, जहाँ पर एल्स और वारगोथ के सिपाही के बीच जंग चल रही थी, जिसे मिडिल अर्थ पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वारगोथ के लोग धरती के कोने कोने तक फैल चुके थे, जिसके पीछे वारगोथ के शागिर्द सारवान का हाथ होता है, जिसे फिनरॉड ने ढूंढ कर मारने की कसम खाई थी। लेकिन उसे पहले सारवान फिनरॉड को मार देता है और उसके शरीर पर एक निशान दाग देता है। जिसके बाद गैलेड्रियल सारवान को मारने का प्रण लेती है। तब गैलेड्रियल सारवान की खोज में निकल पड़ती है। धीरे धीरे साल दर साल बीत जाते हैं लेकिन सारवान का कुछ भी पता नहीं चलता। फोर्टवेल में हम उसे और उसकी टुकड़ी को देखते हैं जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं और गैलेड्रियल अपनी टुकड़ी की कमांडर होती है। उनमें से एक एल्फ गैलेड्रियल से बोलता है, सालों से यहाँ और नजर नहीं आया, और वो गैलेड्रियल को लौटने के लिए बोलता है। लेकिन गैलेड्रियल उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलती है। गैलेड्रियल और उसके साथी रात के तूफान में आगे बढ़ते हैं और वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना होता है। जहां पहुंचने के बाद उन्हें कोई नहीं दिखा। तब गैलेड्रियल और उसके साथी अंदर जाते हैं जहां पर उसे बर्फ की दीवार दिखती है जिसे वो तोड़ देती है, जिसके पीछे एक दरवाजा होता है। फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं जहां पर एक चट्टान होती है और जब गैलेड्रियल उस चट्टान पर पानी डालती है तो उस चट्टान पर वही निशान बन जाता है जो उसके भाई के सीने पर था। जो निशान देखकर गैलेड्रियल अपनी टुकड़ी को उत्तर की तरफ जाने को बोलती है। तभी उनकी टुकड़ी में से एक को मॉन्स्टर दिखता है और वो जोर से आवाज देकर अपने साथियों की तरफ भागता है। तभी वहाँ पर गैलेड्रियल आती है और उस मॉन्स्टर को बड़ी बहादुरी से मार देती है। जिसके बाद गैलेड्रियल उनसे सुबह होते ही निकलने को बोलती है, लेकिन अब उसके साथी उसका साथ नहीं देते। जिसके बाद हमें दो शिकारियों को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद हमें पता चलता है वहाँ और कोई नहीं बल्कि हॉबिट छुपे हुए थे, क्योंकि हॉबिट का मानना है कि यात्रियों का यहाँ आना एक बुरा संकेत है। जिसके बाद हम एक छोटी सी बच्ची नॉरी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बेरी तोड़ने गई होती है, जहाँ पर एक बच्चे को एक निशान दिखाई देता है जिस पर नॉरी सभी को घर वापस चलने को बोलती है क्योंकि वो निशान एक भेड़िए का होता है। दूसरी तरफ लिंडन में हम एल्रोंड को देखते हैं जो अपनी बुक पर काम कर रहा होता है और पता चलता है कि उसे अगले काउंसलिंग मीटिंग में आने से मना किया गया है और उसकी दोस्त उससे मिलने आई है और वो गैलेड्रियल से जाकर मिलता है। तब गैलेड्रियल एल्रोंड को बताती है सारवान शायद भाग निकला है, लेकिन वो कहाँ गया है उसे पता नहीं और उसे एक नई फौज चाहिए उसे ढूंढने के लिए। वो एल्रोंड से इस बारे में राजा से बात करने के लिए बोलती है, लेकिन एल्रोंड गैलेड्रियल को थोड़ा सब्र करने को कहता है, लेकिन गैलेड्रियल महाराजा से मिलना चाहती है। अब दूसरी तरफ हम हैबिट को देखते हैं जहाँ नॉरी अपने घर आ जाती है। फिर वो अपने माँ के पास जाती है और अपनी माँ
वहाँ से पूछती है कि क्या आपका कभी बाहर घूमने का मन नहीं करता, जिस पर उसकी माँ नौरी को समझाती है इस दुनिया में एल्फ और इंसान सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और हम लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। जिसके बाद हम राजा को देखते हैं जो अपनी सेना को सम्मानित करता है। जिसके बाद राजा उन्हें बताता है कि अब इस सेना को पश्चिम में भेज दिया जाएगा, यानी वेलिनोर में, जहां वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। जिसके बाद हमें गैलेड्रियल को दिखाया जाता है जो अपने भाई के स्टैचू के सामने खड़ी होती है। तभी वहां पर एलरोंड आता है जो कहता है कि ये जीत तुम्हारी वजह से है, लेकिन इस बात को नहीं मानती और वो उस दुश्मन को ढूंढ निकालेगी जिसने उसके भाई को मारा है, चाहे ये उसे अकेले क्यों ना करना पड़े। तब एलरोंड कहता है उसने राजा को ये निशान दिखाया था, लेकिन अब उनका कहना है कि अब उनका दुश्मन मर चुका है, पर गैलेड्रियल इस बात को नहीं मानती। जिसके बाद हम साउथलैंड को देखते हैं जहाँ इंसान रहते हैं और वहाँ दो एल्फ को भी देखते हैं, जिनमें से एक एरोंडियर होता है जिसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो एक मधुशाला में जाता है जहाँ पर उसे देखकर एक लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि कब तक हमें तुम्हारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। जिसके बाद एरोंडियर वहाँ से बाहर चला आता है और एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ब्रोमिन होता है और वो एरोंडियर को एल्फ्रेन का बीज देती है और वो बताती है कि उसने इस बीज को एक हकीम से खरीदा था जिसके पंखुड़ियों को मसलने से दवा बनती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद एरोंडियर अपने दूसरे सोल्जर के पास जाता है जिसका नाम मेंडर होता है। मेंडर एरोंडियर से बोलता है मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। तभी दोनों किले के पास पहुँच जाते हैं और पता चलता है कि अब युद्ध खत्म हो चुका है और उन्हें सभी चौकियों को खाली करने के लिए बोला गया है और अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। जिस बात से एरोंडियर दुखी होता है कि वो अपनी प्रेमिका से मिल पाएगा या नहीं। तभी वॉच वार्डन एरोंडियर से मिलने आता है और वो बताता है कि वो 79 साल से वहाँ काम कर रहा है और उसे वहाँ रहने की आदत हो गई है। तब वॉच वार्डन उससे पूछता है कि जंग में आने से पहले तुम क्या थे, जिस पर एरोंडियर उसे बताता है कि वो एक किसान था। तब वॉच वार्डन कहता है फिर तो तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, अब तुम्हारी जिंदगी और भी आसान होगी। अब हम ब्रोमिन को देखते हैं जो अपने बेटे थियो के साथ दवाई बना रही होती है। तब उससे मिलने के लिए वहाँ एरोंडियर आता है। तब ब्रोमिन पूछती है तुम मेरे घर पर क्यों आए हो। तब एरोंडियर उसके करीब जाता है और ब्रोमिन कहती है जो कहना चाहते हो कह दो। एरोंडियर बोलता है कि मैं तो वो बात तुमसे सैकड़ों बार बोल चुका हूँ। तब ब्रोमिन के घर एक बूढ़ा आदमी बीमार गाय लेकर आता है। उसको चेक करते समय एरोंडियर भी वहाँ आ जाता है और वो आदमी बताता है कि उसकी गाय घास चरते चरते हार्डर की तरफ चली गई थी और गाय के शरीर से दूध के बजाय खून निकलता है, जिस वजह से एरोंडियर हार्डर की तरफ जाता है ये पता लगाने की वहाँ क्या हो रहा है। और तब ब्रोमिन भी उसके साथ जाने को बोलती है और ये सब ब्रोमिन का बेटा थियो देख रहा होता है जो एरोंडियर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जिसके बाद उसका बेटा एक बॉन्ड में जाता है जहाँ वो अपने दोस्त को कुछ दिखाना चाहता है। तब उसका दोस्त उसकी माँ के बारे में बात करता है कि उसकी माँ उस एल के साथ घुल मिल रही है, शायद इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। और थियो ने वहाँ कुछ छुपा रखा था जो एक तलवार होती है जो और यूज करते हैं और उस तलवार में कुछ जलते हुए दिखा है। तभी दूसरी तरफ हम गैलेड्रियल और उसकी टुकड़ी की तरफ देखते हैं जिन्हें पश्चिम की ओर ले जाया जा रहा है। उसका दोस्त एलरोंड राजा से बात करते हुए बताता है कि गैलेड्रियल क्या चाहती थी और वो पूछता है क्या वो काला साया सच में है। राजा कहता है तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैंने जो भी किया है मध्य धरती की भलाई के लिए किया है। और वो एलरोंड से आने वाले कल को संवारने की बात करता है। राजा उसे लॉर्ड कैलिब्रियन के बारे में पूछता है और बताता है कि वो एक नया आविष्कार करने वाले हैं जो उनके लिए खास होता है। राजा चाहते हैं कि एलरोंड इस आविष्कार में उनका साथ दे और इस पर विस्तार से बात करने के लिए लॉर्ड कैलिब्रियन को बुलाया जाता है। अब हम हॉबिट एडी को देखते हैं जो आसमान में देखकर बोलते हैं कि ये उनके लिए एक बुरा संकेत है, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। तब वहाँ नौरी वो बात सुन लेती है और वो पूछती है आसमान में क्या हलचल हो रही है। तब सैडिक बताता
है आसमान में कुछ अजीब हलचल हो रही है। तब नौरी आसमान की तरफ देखती है। दूसरी तरफ ब्रोमिन और एरेंडियर हार्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब पता चलता है कि ब्रोमिन का जन्म हार्टर में ही हुआ है और एरेंडियर बताता है हार्टर में मोर्गोथ के कुछ लोगों को वफादारी के लिए ही जाना जाता है। ब्रोमिन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे करीबियों के बारे में बात कर रहे हो और लोग ऐसा नहीं कर सकते। तब एरेंडियर कहता है इसलिए मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। फिर आगे बढ़ते हुए उनकी नजर एक गांव पर पड़ती है जो पूरी तरह से खत्म हो गया है। दूसरी तरफ हम गैलिड्रियल और उसके साथियों को देखते हैं जिनसे उनका हथियार और आर्मर ले लिया जाता है, जो गैलिड्रियल को बिल्कुल पसंद नहीं आता और अपनी तलवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पर उसे छोड़ना पड़ता है। तब वो सभी बच्चियों को गीत गाते हुए सुनते हैं। तो वहीं लिंडोन में महाराजा एक आग के गोले को देखते हैं। तब गैलिड्रियल अपनी तलवार की तरफ देखती है और उससे अपने भाई की कही बात याद आती है जो उसने उसके कान में बोला था कि कभी कभी अंधेरे को छुए बिना हम रोशनी की ओर नहीं जा सकते। वही हैबिट आग के गोले को देखते हैं और गैलिड्रियल अपने हथियार के साथ पानी में कूद जाती है। तब राजा के सामने एक पता गिरता है और वो उसे उठाता है और वो पता काला पड़ने लगता है। तब नौरी उस जगह जाती है जहाँ वो आग का गोला गिरा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो आग का गोला नहीं बल्कि एक इंसान था। और यहीं पर द रिंग ऑफ पावर का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।